गिवन है। टोटल टर्नओवर 28.5 million, cost of sales 26 million, gross profit, operating expenses, operating loss, financial charges on lease of machinery, other income 5 million rupees, profit before tax 28,09,297 रुपए। उसके बाद आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड ₹45,000 paid as fine for violation of contract with a customer for delay in supply of goods. 45,000 paid as fine for violation of contract with a customer for delay in supply of goods। आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई फाइन या पेनल्टी लगती है तो वो एज एन एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाती है, लेकिन अगर वो फाइन या पेनल्टी किसी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन की वजह से हो तो फिर वो एक्सपेंस डिसअलाउ नहीं होता। सर कुड यू प्लीज सॉल्व टुडेज क्वेश्चन ऑन एक्सेल और वर्ड। क्वेश्चन सॉल्व तो ऑलरेडी हुआ है। मैंने सॉल्व करूंगा तो मैंने थोड़ी सीखना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो ऑलरेडी आपके बुक में मौजूद है, तो सॉल्यूशन आपको नहीं चाहिए। बेसिकली इसके अंदर जो मुश्किल चीजें हैं मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा, सॉल्व तो आप लोगों ने खुद करना है। क्योंकि अगर आप लोग खुद सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर आप सॉल्व करना सीखेंगे नहीं। पैटर्न क्या है, किस तरह से सॉल्व करना है, वो तो ऑलरेडी आपकी बुक में मौजूद है। आप जरा हैंड रेस करें ना, मुझे बताएं कि अगर मैं सॉल्व करूंगा तो उससे आपको क्या फायदा होगा, तो फिर मैं देखता हूँ कि क्या करना चाहिए। हैंड रेस करें। जी बताएं। अस्सलाम मेरे वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, वो एक रिकॉर्ड आ जाता है ना जब साथ साथ सॉल्व किया। वो सर सोल्यूशन तो है लेकिन वो एडजस्टमेंट समझ नहीं आती है, उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई होती है। आप एक्सप्लेन कर देना साथ साथ तो हम वो लिख सकते हैं साथ। हाँ, उसमें असल में एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा और हम सारे क्वेश्चंस जो है ना उनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे पास जो है ना यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि जो मुश्किल आपके पास इसके अंदर आइटम्स हैं। अब देखें सारी आइटम्स तो मुश्किल नहीं होती, कोई एक दो चीज़ें होती हैं जो क्वेश्चन में यूजुअली समझ नहीं आ रही होती, ठीक है। तो उनको मैं इसीलिए यस। यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ और फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि आप घर पे इसको सॉल्व करें। और फिर समझ में नहीं है, अब कल मैंने 15 to 23 आपको क्वेश्चंस, 7-8 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब वो जो क्वेश्चंस यस हमने डिस्कस किए हैं उन क्वेश्चंस को आपको चाहिए कि घर पे खुद से उन्हें सॉल्व करें और फिर उसमें जो चीज़ नहीं समझ में आ रही वो आप पूछें यहाँ पे क्लास में मुझसे। क्योंकि यूं तो फिर मैं एक आध सवाल करवाऊंगा और बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स जो है ना वो आप लोगों की रह जाएंगी कि उनको कैसे करना चाहिए। कुछ थोड़ा सा आपको एफर्ट साथ साथ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको आप समझने की कोशिश करें और जो इसमें आपको नहीं समझ में आती फिर वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। घर पे आपने सॉल्व खुद करना है, जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे ना कभी भी आपसे ये सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। ट्राई करें जी इसमें। सर। ठीक। ओके, थैंक यू। ठीक है सर। ओके जी। तो फिर नेक्स्ट है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 19 लाख रुपए इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन लीज एसेट्स। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन हमने सारी की सारी, चाहे वो लीज एसेट के ऊपर हो चाहे वो ओन्ड एसेट्स के ऊपर है, हमने सारी की सारी ऐड बैक करनी होती है। तो ये 19 लाख रुपए की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन गिवन है, इसको आपने ऐड बैक कर देना है। Operating expenses include 450,000 paid for renewal of a manufacturing license for 15 years। अब ये जो 4.5 लाख पे किए हैं ये एक लाइसेंस के लिए परचेज किया है इन्होंने, ठीक है। तो लाइसेंस जो है वो इंटेंजिबल एसेट है और इंटेंजिबल एसेट को तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस की बजाय क्या होना चाहिए, उसके ऊपर तो अमोर्टाइजेशन होनी चाहिए। तो इसका मतलब है ये 4.5 लाख रुपए आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में गलत शामिल है। ये इनएडमिसिबल एक्सपेंस हो जाएगा और फिर इसकी अमोर्टाइजेशन आप क्लेम करेंगे, ठीक है।
इसकी अमोटाइजेशन आपने क्लेम करनी है, 4.5 लाख एड बैक हो जाएगा, अमोटाइजेशन जो है उसको आपने क्लेम कर लेना है। व्हीकल टैक्स पेड इन कैश अमाउंटिंग टू ₹55,000 फॉर 8 ऑफिस कार्स। अच्छा, वैसे तो अगर कोई आप एक्सपेंस कैश में पे करते हैं तो वो डिसअलाउ हो जाता है, लेकिन आपको याद है कि मैंने बताया था कि गवर्नमेंट 5 एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनको आप कैश में पे करें तो वो डिसअलाउ नहीं होते। ठीक है, यूटिलिटी, फ्रेट चार्जेस और इसी तरह से जो गवर्नमेंट के टैक्सेस एंड ड्यूटीज हैं वो भी उसके अंदर शामिल है। ₹2 लाख पेड एज सिक्योरिटी डिपॉजिट टू के इलेक्ट्रिक फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रांसफार्मर एट द फैक्ट्री। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो पे किया है तो ये तो आपका एसेट है, ये तो एक्सपेंस ही नहीं है, तो इसका मतलब है ये एक्सपेंस में शामिल नहीं होना चाहिए, वो इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल किया हुआ है, तो इसे भी करेक्ट करेंगे। ₹300,000 collected by K Electric as advance tax through monthly electricity bills। जो आपने एडवांस टैक्स पे किया है वो एडवांस टैक्स तो आपका एसेट है। अगेन वो एडवांस टैक्स आपने जो पे किया है वो आपका एक्सपेंस नहीं है बल्कि आपका एसेट है, तो इसलिए उसको एक्सपेंसेस में गलत शामिल किया है, तो उसे भी यहाँ से निकाल देंगे। फिर कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या शामिल है, कैश डोनेशन। अब कैश डोनेशन जो है वो अलाउ नहीं है। कैश डोनेशन पेड टू पुअर फैमिलीज अमाउंटिंग टू ₹64,600, तो ये डिसअलाउ हो जाएगा डोनेशन का एक्सपेंस। फिर डोनेशन of rupees 2 million paid through cross check to ED Foundation which is listed in part 1 of the second schedule। तो ईदी फाउंडेशन को अगर डोनेशन दी है और उसने लिख दिया कि वो सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड है तो ये डोनेशन आपको अलाउ हो जाएगी। पेनल्टी ऑफ ₹25,000 imposed by the Commissioner Inland Revenue for late filing of annual return of income for the tax year 2018। पेनल्टी आपके ऊपर इम्पोज की है, पेनल्टी आपको ये गवर्नमेंट के कानून के खिलाफ वर्जी की है, आपने रिटर्न लेट फाइल की है तो ये पेनल्टी आपको एज एन एक्सपेंस अलाउ नहीं होगी। Entertainment expenditure of ₹1,28,000 incurred on arrival of foreign customers for business purposes। अब ये चूंकि फॉरेन कस्टमर्स के लिए बिजनेस पर्पसेस के लिए हुआ है तो आपको यार इंटरटेनमेंट के मैंने आपको अलग रूल्स पढ़ाए थे कि इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कब कब अलाउ होते हैं, तो ये एक अलाउबल एक्सपेंडिचर है। अदर इनकम, अदर इनकम जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में शामिल है उसमें कहते हैं अदर इनकम इंक्लूड्स डिविडेंड ऑफ ₹5,80,000 रिसीव्ड फ्रॉम लिस्टेड कंपनीज। द अमाउंट इज नेट ऑफ टैक्स एट द रेट ऑफ 15% एंड ज़कात ऑफ ₹100,000 डायरेक्टेड अंडर ज़कात एंड इशूर ऑर्डिनेंस 1980। अब आपने ये अगेन ग्रॉस अप करके आपने ग्रॉस अमाउंट निकाल ली है और ये फाइनल टैक्स रिजीम में होता है तो इसको आपने अलग शो कर देना है। Capital gain on sale of shares of a private limited company shares were acquired on 1st August 2015। अच्छा, जो कैपिटल गेन होता है शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर वो 25% एग्जेम्प्ट होता है अगर आपने 1 साल से ज्यादा अपने पास रखे हो, तो इस कैपिटल गेन को भी आपने, अब ये कैपिटल गेन है अभी करंटली आपके प्रॉफिट एंड लॉस में शामिल है, तो आपने, आपको याद हो मैंने कहा था कि बिजनेस इनकम और बाकी सोर्सेज ऑफ इनकम, हर सोर्स ऑफ इनकम को आपने अलग अलग करना है, तो इसलिए कैपिटल गेन को आप यहाँ से अलग निकाल दें ताकि कैपिटल गेन के ऊपर सेपरेटली वर्कआउट कर सकें कितना टैक्सेबल है कितना एग्जेम्प्ट है। On 30th June 2020, leased machinery was transferred to Katil on maturity of lease. The leasing company was asked to adjust the amount of security deposit against the residual value of 1 lakh रुपया। The date of commencement of lease was July 1, 2015। 30 जून 2020 पर लीज मशीनरी जो है वो कतील को ट्रांसफर हो गई है जब मेच्योरिटी हो गई है लीज की। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एसेट ट्रांसफर हो गया और उस एसेट के ट्रांसफर होने के ऊपर जो इन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट एडजस्ट किया है वो एक्चुअली उसका क्या बन गया, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट अब उसकी कॉस्ट बन गया है। ठीक है, ये एसेट के अंदर एक एडिशन आ जाएगा। लीज रेंटल्स पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹2,70,000, जो लीज रेंटल्स पे किए हैं वो एज एन एक्सपेंस क्लेम हो जाएंगे। ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी द अकाउंटिंग रिटर्न डाउन वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी वाज ₹5,90,000 एंड ₹8,00,000 रिस्पेक्टिवली। जो टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू है, टैक्स अकाउंटिंग रिटर्न डाउन वैल्यू और टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू जो मार्केट वैल्यू ऑफ द मशीनरी वाज 5,90,000 एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली। तो अकाउंटिंग रिटर्न डाउन वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी यहाँ पर उसने आपको दी हुई है जिससे आपके इसके अंदर गेन्स वगैरह की वर्किंग सामने आ जाएगी, वो भी सोल्यूशन पे जाता हूँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसके अंदर। During the year, a warehouse was constructed for storage of goods at a cost of ₹10,40,000। उसने एक वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट किया है 10,40,000 रुपए का। ठीक है,
इसके ऊपर कोई अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं हुई, तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बेशक रिकॉर्ड ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके ऊपर टैक्स डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। Tax depreciation for tax year 2019 without considering the effect of para 4 and 5 above amounted to rupees 15,60,000 रुपये। उसने कहा कि यानी लीज मशीनरी के अलावा, लीज मशीनरी और ये जो वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट किया है, इसके अलावा टैक्स डेप्रिसिएशन 15,60,000 है। तो इन दोनों के ऊपर मजीद डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करनी है और फिर आप 15,60,000 रुपए की टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके इसमें शामिल करेंगे। एडवांस इनकम टैक्स 4,80,000 रुपए का पे किया हुआ है। एडवांस इनकम टैक्स आपका एज एन एसेट क्लेम हो जाएगा। तो कहते हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट द टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स पेबल और रिफंडेबल टू क्यूई फॉर द ईयर 30 जून 2020। टैक्स पेबल और टैक्सेबल इनकम आपने कैलकुलेट करनी है, मिनिमम टैक्स को इग्नोर करना है, तो रेलेवेंट कंप्यूटेशन आपने इसमें दिखानी है। तो लेट्स सी इसको हमने सोल्यूशन के अंदर किस तरह से लेके आना है। कतील साहब को इसकी जो इम्पोर्टेंट आइटम्स है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कतील इंटरप्राइजेस एक काम में और करता हूँ। अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये अब आप अगर आप लोगों के पास बुक है तो उसके अंदर आप देखेंगे कि सबसे पहले आपके पास ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है 28,09,297 रुपए का। क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस उन्होंने आपको बना के दिया हुआ है। उस प्रॉफिट एंड लॉस में 28,09,297 रुपए ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर बारी बारी जो मुख्तलिफ आइटम्स गिवन है, उन मुख्तलिफ आइटम्स को आपने देखना है कि इसमें कोई एक्सपेंस आपका डिसअलाउ एक्सपेंस तो नहीं है। जो डिसअलाउड एक्सपेंस होंगे वो सारे के सारे इनएडमिसिबल एक्सपेंस के तौर पर आपने यहाँ पर ऐड बैक कर देना है। ठीक है, अच्छा अब ये जो इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस है इनमें एक तो आप देखते जाएं इसके अंदर कौन कौन से आ रहे हैं। सबसे पहले इसने लिखा है फाइन पेड ऑन वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब जरा क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको मैंने बताया था कि ये फाइन जो पे किया उसने वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए 45,000 रुपए। ये चूंकि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन की वायलेशन है तो ये एक्सपेंस डिसअलाउ नहीं होगा। फाइन कौन सा डिसअलाउ होता है, जो गवर्नमेंट के किसी लॉ रूल या रेगुलेशन के खिलाफ वर्जी की वजह से होता है। ठीक है, तो इसलिए ये 45,000 का फाइन डिसअलाउ नहीं होगा, इसलिए उसने इसको यहाँ पर जीरो कर दिया। व्हीकल टैक्स, अब व्हीकल टैक्स के बारे में क्या लिखा गया था, व्हीकल टैक्स के बारे में लिखा गया कि व्हीकल टैक्स पेड इन कैश अमाउंटिंग टू ₹55,000 फॉर 8 ऑफिस कार्स। अब ये 55,000 रुपए का कैश में पे किया है, लेकिन ये डिसअलाउ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन पढ़ रहा था तो आपको बताया था कि जो 5 किस्म के एक्सपेंसेस हैं जिनको आप अगर कैश में भी पे कर दें, यूटिलिटी बिल्स, फ्रेट चार्जेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, उसमें गवर्नमेंट के टैक्सेस एंड ड्यूटीज भी शामिल है। तो व्हीकल टैक्स चूंकि गवर्नमेंट के टैक्सेस एंड ड्यूटीज हैं तो इसको कैश में पे कर दें तब भी ये अलाउ रहेगा, और उसने भी यहाँ पर इसको डिसअलाउ नहीं किया। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ये डिसअलाउ होगी, इसलिए पूरी की पूरी एड बैक हो गई। रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस फी, लाइसेंस फी जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंटेंजिबल एसेट है, तो इसको आप डिसअलाउ कर देंगे, फिर इसकी अमोर्टाइजेशन आपने नीचे क्लेम करनी है। ठीक है, अब ये देखें रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस फी, इसकी अमोर्टाइजेशन 15 साल के ऊपर उसने क्लेम कर ली 30,000 रुपीज। 15 साल पे उसने क्यों क्लेम की, क्योंकि 15 साल उसकी लाइफ जो है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज आपने याद रखनी है, आपको मैंने बताया था सवाल के अंदर जब इंटेंजिबल एसेट्स पढ़ाए थे कि लाइसेंस फी ये जो इंटेंजिबल है इसकी यूजफुल लाइफ जो है वो जितनी यूजफुल लाइफ होती है उसके ऊपर आपने अमोर्टाइज करना होता है, लेकिन एक लॉ में मैक्सिमम यूजफुल लाइफ भी इसकी गिवन है। ठीक है,
तो जो मैक्सिमम यूजफुल लाइफ लॉ के अंदर गिवन है वो 25 ईयर्स है। तो अगर यहाँ पर इन्होंने इसकी यूजफुल लाइफ फर्ज किया 30 ईयर्स दी होती सवाल के अंदर, तो फिर आपने अमोर्टाइजेशन 30 ईयर्स पे नहीं करनी थी बल्कि 25 ईयर्स पे करनी थी। इसी तरह अगर इन्होंने अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ गिवन होती तब भी आपने इसकी अमोर्टाइजेशन 25 ईयर्स पे करनी थी। यहाँ पर तो चूंकि यूजफुल लाइफ ऑलरेडी 25 ईयर्स से कम गिवन है, इसलिए इसे 15 ईयर्स पे अमोर्टाइज किया, विच इज करेक्ट। मेरी आवाज कट रही है। अब वो कोई सिग्नल के प्रॉब्लम हो सकते हैं। ओके जी, सलमान कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? जी सर, ये रिन्यूअल और लाइसेंस जो अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे सर, ये कुछ समझ नहीं है, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही थी। अच्छा, इसको जरा दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं दोबारा बता देता हूँ। जी सर। और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, ये अमोर्टाइजेशन, लाइसेंस मैंने आपको बताया कि इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। तो जब कोई इंटेंजिबल एसेट होता है तो इंटेंजिबल एसेट आपके एक्सपेंसेस में नहीं आता, इसलिए उसको तो आपने ऐड बैक कर देना है। 450,000 आपने ऐड बैक कर देने, ठीक है। लेकिन इंटेंजिबल के ऊपर लॉ आपको अमोर्टाइजेशन अलाउ करता है। अब अमोर्टाइजेशन के लिए आपको चाहिए क्या? अमोर्टाइजेशन क्लेम कर लेने के लिए उसकी यूजफुल लाइफ चाहिए। यूजफुल लाइफ आपके पास सवाल में गिवन है 15 ईयर्स की, तो इसलिए 450,000 को 15 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया यूजफुल 1 साल की अमोर्टाइजेशन आ गई। फिर इसमें मैंने आगे ये बताया कि ये जो यूजफुल लाइफ 15 ईयर्स की गिवन है, इसकी एक मैक्सिमम यूजफुल लाइफ होती है 25 ईयर्स हर इंटेंजिबल की, एज पर लॉ। अगर आपके पास क्वेश्चन में ये गिवन हो कि कोई इंटेंजिबल है और उसकी यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड है या उसकी यूजफुल लाइफ 25 ईयर्स से ज्यादा है, तो फिर उस सूरत में मसलन वो कहता है कि इस इंटेंजिबल की यूजफुल लाइफ 30 ईयर्स है, तो फिर उस सूरत में आपने जो अमोर्टाइजेशन लेनी है वो 25 ईयर्स पे लेनी है। तो ये याद रखें, अगर एसेट की यूजफुल लाइफ 25 साल या उससे कम क्वेश्चन के अंदर गिवन हो, तो फिर तो जितनी यूजफुल लाइफ गिवन है उतने के ऊपर आप अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर उसकी यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड लिखी हो या 25 साल से ज्यादा लिखी हो, तो फिर आपने अमोर्टाइजेशन 25 साल पे कैलकुलेट करनी है। यानी फिर आप क्या करेंगे, 450,000 डिवाइडेड बाय 25 करके तो यहाँ पे अमोर्टाइजेशन लेके आएंगे। जी, पहले ये 10 ईयर्स हुआ करती थी, अब ये चेंज हो गई है। अशबील ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये लिमिट पहले 10 ईयर्स होती थी? यस, इट वाज प्रीवियसली 10 ईयर्स। ओके जी, इसके बाद हमारे पास है रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रांसफार्मर सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने पे किया है। ये मैंने आपको बताया कि ये एक्सपेंस नहीं होता, एसेट होता है, इसलिए आप इसको यहाँ पर ऐड बैक कर देंगे। एडवांस टैक्स कलेक्टेड KESC 3 लाख रुपया, तो एडवांस टैक्स जो कलेक्ट किया है वो भी अगेन आपका एसेट होता है, तो उसको भी ऐड बैक कर दिया आपने। डोनेशन पेड इन कैश टू पुअर फैमिली 64,600, तो डोनेशन जो आपने पे की है 64,600 की, उसको भी ऐड बैक कर दिया इसने। डोनेशन पेड टू ईदी फाउंडेशन इन कैश, ये तो इसने गलत किया क्योंकि सवाल में तो इन कैश नहीं लिखा हुआ था, इस सवाल में तो थ्रू चेक लिखा हुआ है। ये इसके सॉल्यूशन में एरर है, ठीक है। सॉल्यूशन में इसने इन कैश करके और इसे डिसअलाउ कर दिया, ये सॉल्यूशन के अंदर एरर है, ठीक है। ये इन कैश नहीं है, कल सवाल में कुछ और लिखा हुआ है, सोल्यूशन में कुछ और लिखा हुआ है। तो आपने याद रखना है कि जब सेकंड शेड्यूल का जिक्र आएगा और लिखा भी थ्रू क्रॉस चेक हुआ है तो ये डिसअलाउ नहीं होगा, इसने इसको गलत डिसअलाउ कर दिया। नीचे कोई और ट्रीटमेंट तो नहीं किया इसने, दोबारा तो नहीं अलाउ किया? नहीं, ये सोल्यूशन में एरर है, ठीक है। सवाल में तो कुछ और लिखा हुआ है, सोल्यूशन में कुछ और लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप इसको डिसअलाउ नहीं करेंगे।
पेनल्टी पेड टू CIR फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये डिसअलाउ हो जाएगा, करेक्ट है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर, ये चूंकि फॉरेन कस्टमर्स का था, बिजनेस पर्पसेस का था, इसलिए ये अलाउ रहेगा। जी अबू बकर, क्वेश्चन पूछे। सर ये जो क्लॉज 61 के डोनेशन चैरिटीज वगैरह होती है, जैसे शौकत खानम हो गया और ईदी हो गया, तो इनको कैश में भी अगर पे करें हम तो वो अलाउड नहीं होती हाँ, कैश में एज भी एन पे एक्सपेंस? करें तो एज एन एक्सपेंस अलाउ होती है। तो इसीलिए ये सोल्यूशन, वैसे आपके सवाल में भी लिखा हुआ था कि ये क्रॉस चेक के जरिए हुई है, तो यहाँ पर इसको डिसअलाउ करने की कोई रीजन बनती नहीं है, क्योंकि अच्छा एक चीज मैं आपको इसमें ऐड कर दूं कि अब जो है ना लॉ चेंज हो गया है, अब इनको भी चेक से पे करना जरूरी है। हाँ, और ये लॉ चेंज हुआ है अभी, जो फाइनेंस एक्ट आया था ना 30 जून 2020 का, ये जो अभी जून में बजट पास हुआ है, उसमें इनको भी अब चेक से मैंडेटरी कर दिया गया। हाउएवर ये ऑब्वियसली आपके कोर्स पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन नॉलेज के ये याद रखें कि अब जो है हर एक को क्रॉस चेक से पेमेंट जरूरी है, बेशक उसका जिक्र क्लॉज 61 में लिखा हुआ नंबर 1। यहाँ पर ये सोल्यूशन में इसने बहरहाल एरर किया हुआ है, ठीक है। सर यानी कि अगर क्रॉस चेक के थ्रू ना भी होता फिर भी ये डिसअलाउ ना होता? हाँ, अगर ये क्लॉज 61 का इंस्टीट्यूट हो तो फिर जो है वो कैश में भी पेमेंट हो सकती थी। ठीक, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम जो है तो कहता है इनकम उसने ऐड बैक कर दी। अच्छा, वो ग्रॉस उसने इनकम को यहाँ पर इसके अंदर ऐड बैक कर दिया, नीचे जाके नेट इनकम को उसने माइनस किया होगा। हाँ, ठीक है। अब फिर नीचे से उसने यहाँ पे जाके माइनस किया। अच्छा, ये जो सोल्यूशन का तरीकाकार है उसने किया ये कि डिविडेंड इनकम 5,80,000 रुपए की आपके इसके अंदर शामिल थी। पहले उसने उसको इनकम को, जो ग्रॉस इनकम शामिल होनी चाहिए थी, उसने उसको 8 लाख रुपए को ऐड किया आपकी इनकम के अंदर, ठीक है। पहले उसने ग्रॉस अप किया, 5,80,000 रुपए की टोटल इनकम थी आपके पास, सवाल में गिवन था। अब नीचे देखें इसने ग्रॉस अप की वर्किंग की होगी। डिविडेंड 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 5,80,000, उसके अंदर 1 लाख रुपए की ज़कात थी, वो ऐड किया। 6,80,000 रुपए एडवांस टैक्स जो डिडक्ट हुआ, 1,20,000 रुपए, तो टोटल जो है वो 8 लाख रुपए का डिविडेंड बनता था, ठीक है। 8 लाख रुपए का डिविडेंड उसने पहले उसने ऐड बैक किया, जो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्चुअली शामिल होना चाहिए था। पहले उसने उसकी अकाउंटिंग को करेक्ट किया, उसने डिविडेंड को आपकी अकाउंटिंग को करेक्ट किया, 8 लाख रुपए इनकम के अंदर ऐड किए। फिर जो 5,80,000 जो इनकम में गलत शामिल थे, वो उसने यहाँ से माइनस कर दिए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जब टोटल इनकम निकाल ली 57,25,000 रुपए, फिर उसने डिविडेंड को यहाँ से, जो ग्रॉस अमाउंट थी, उसने इसको यहाँ से अगेन माइनस किया, और माइनस करने के बाद इसको सेपरेटली एज फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी जो है ना, इसका टैक्स उसने सेपरेटली यहाँ पे 1,20,000 रुपए का दिखाया, ठीक है। अच्छा, इसको, ये जो इसने तरीकाकार किया है, इसको एक दफा ऊपर 8 लाख ग्रॉस ऐड किए, नीचे फिर FTR करके निकाला। ये जरूरी नहीं है कि आप ये वाला स्टेप भी करें कि 8 लाख पहले ऐड करें और फिर 8 लाख नीचे माइनस करें। अगर आप सिर्फ ये 5,80,000 रुपए माइनस कर दें, ठीक है, 5,80,000 रुपए इनकम में शामिल है, आप सिर्फ 5,80,000 रुपए माइनस कर दें, और ये एक ऊपर दफा ऐड बैक करें, नीचे एक दफा माइनस करें, ये ना भी करें, तब भी आपका जवाब जो है वो दुरुस्त है, ठीक है। क्योंकि इसका नेट इम्पैक्ट कोई नहीं है, 8 लाख ऊपर ऐड बैक किया, नीचे माइनस किया। हाँ, सिर्फ टैक्स लाइबिलिटी जो है ना, वो आप सेपरेटली यहाँ पर ये मालूम कर रहे हैं। तो ये जो इसने किया है, डिविडेंड को एक दफा इनकम में ऐड बैक किया और दूसरी दफा FTR इनकम दिखा के तो नीचे माइनस किया, इसका नेट इम्पैक्ट क्योंकि कोई भी नहीं है टैक्सेबल इनकम के ऊपर, इसलिए इसको, इस स्टेप को करने की कोई जरूरत नहीं है।
उसके बाद कहते हैं गेन ऑन सेल ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर्स 12 लाख रुपए, सिंस होल्डिंग पीरियड इज 1 ईयर, गेन वुड बी रिड्यूस टू 75%। अब वो जो टोटल गेन था वो कितना था जो इनकम में शामिल था, गेन था 12 लाख रुपए का, ठीक है। अगेन उसने किया, फिर इसके साथ सलूक ये है कि उसने इस गेन को 12 लाख रुपए का गेन था, वो 12 लाख रुपए का गेन उसने इनकम में ऐड, इनकम में नीचे माइनस किया है यहाँ पर 12 लाख रुपए का गेन, क्योंकि ये इनकम का हिस्सा आपने नहीं बनाना, इसको सेपरेटली रखना है। और फिर उसने इसको यहाँ पर ऊपर ऐड किया है। ये थोड़ा सा सॉल्यूशन का पैटर्न जो है ना वो करेक्ट नहीं है। उसे चाहिए था यहाँ पर कि ये जो 9 लाख रुपए का गेन है इसको अलग दिखाना जरूरी है, क्योंकि बिजनेस इनकम, अब ये बिजनेस इनकम के अंदर ऐड हो गया कैपिटल गेन, ठीक है। तो ये भी सोल्यूशन में एक एरर है कि उसने गेन को यहाँ पर इन एडमिजिबल एक्सपेंस के तौर पर ऐड बैक कर दिया। इस तरह करना करेक्ट नहीं है। पहले उसको अलग जो है इनकम दिखानी चाहिए थी, और फिर उस अलग इनकम को दिखाने के बाद उसको पहले एक बिजनेस इनकम अलग मालूम करेगा, और फिर कैपिटल गेन 9 लाख रुपए का टैक्सेबल इनकम में सेपरेटली ऐड करेगा। टोटल इनकम अंडर एनटीआर तो यही आएगी, 33,77,000 रुपए, रिजल्ट यही आएगा। लेकिन उसको यहाँ पर ऐड बैक करने की बजाय, जहां पर उसने ये 9 लाख रुपए ऊपर लिखे हैं, इस 9 लाख रुपए को चाहिए ये था कि जब वो टोटल इनकम माइनस करके ये डिविडेंड इनकम माइनस की ना 49,2500 600, यहां पर जब आती थी ये है बिजनेस इनकम आ रही थी। इस बिजनेस इनकम के अंदर उसे फिर बाद में कैपिटल गेन यहाँ पे ऐड करना चाहिए था। ये यहाँ पर फिगर आनी चाहिए थी 4 मिलियन 40,25,600 की, और फिर यहाँ पर उसे 9 लाख रुपए ऐड करने चाहिए थे। आप लोग जब इसको खुद से सॉल्व करें तो आप कैपिटल गेन को यहाँ पर जाके ऐड कीजिएगा। जी सरोज, क्वेश्चन पूछे। सर कैपिटल गेन इसमें क्यों ऐड होगा? किसमें? बिजनेस इनकम में। ये देखें, उसने बिजनेस इनकम में ऐड कर दिया ना एज एन इनएडमिसिबल एक्सपेंस। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तरीकाकार गलत है, ठीक है। इसको बिजनेस इनकम में एज एन इनएडमिसिबल एक्सपेंस ऐड नहीं होना चाहिए। इसको सेपरेट वर्किंग करके और आखिर में अलबत्ता इसको एनटीआर इनकम के तौर पर तो दिखाना है आपने, ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स हैं, तो इसको एनटीआर इनकम करके दिखाना है। इसको मैं एक एक थोड़ी सी आपको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ जो इसको करना चाहिए था। कि मैं आपके पास ना अभी एक एक्सेल की शीट जो है ना मैं आपके पास ओपन कर रहा हूँ। एक्सेल शीट को आपने देखा है, ये वाला शेयर मैं खत्म करके तो एक्सेल शीट की वर्किंग आपके पास ऐड करता हूँ। देखें, ये इसने जो किया है अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो इस क्वेश्चन में गिवन था वो है 28,09,297 रुपए। 28,09,297 रुपए। अब करें ऐड इन एडमिसिबल। अब जो इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस हैं उनकी लिस्ट में अब जो इसने एरर्स किए हुए हैं, इसने टोटल इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस किए हैं 6.6 मिलियन के, ठीक है। तो इसमें ये दो जो है ना, एक तो ईदी फाउंडेशन वाला और गेन ऑन सेल ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर्स, ये नहीं होना चाहिए था। तो 29 लाख रुपए इसमें से निकाल देने चाहिए। तो ये होना चाहिए टोटल इनएडमिसिबल, ये होंगे इज इक्वल टू 66,75,000, कितने थे ये
66,75,303 माइनस 2 मिलियन माइनस ये होने चाहिए थे 3.7 37,75,303 के होने चाहिए थे। ये इसने यहाँ पर एड बैक गलत किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब इसने लेस किया एडमिजिबल एक्सपेंसेस, लेस एडमिजिबल एक्सपेंसेस, अब वो सॉल्यूशन की तरफ वापस आए तो जो एडमिजिबल एक्सपेंसेस है उसने अमोर्टाइजेशन का क्लेम ठीक यहाँ से माइनस किया है, गेन ऑन सेल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर्स ठीक माइनस किए हैं, टैक्स डेप्रिसिएशन करेक्ट किया है, टैक्स डेप्रिसिएशन करेक्ट किया है, लीज रेंटल्स पेड करेक्ट किए हैं, डिविडेंड इनकम उसने करेक्ट यहाँ से माइनस की है, टैक्स डेप्रिसिएशन लीज मशीनरी के ऊपर करेक्ट माइनस की है, ठीक है। तो टोटल ये टोटल बनता है 3759000। मैं टोटल लिख रहा हूँ, बाकी सारे लिख रहा। टोटल एडमिसिबल 3759000 सॉरी, बल्कि एक इसने और जो स्टेप किया था, इसने 8 लाख रुपए का इनएडमिसिबल किया था डिविडेंड का, ठीक है। वो भी करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। माइनस 8 लाख। तो आपके पास जो टोटल बिजनेस इनकम आनी थी वो आती है इज इक्वल टू दिस प्लस दिस माइनस दिस, ठीक है। उसके बाद इस बिजनेस इनकम में यहाँ पर हमारे पास क्या आता है कि आप ऐड करें 20,25,000 रुपए और यहाँ पर ऐड करेंगे क्या रह गया था, कैपिटल गेन। अब इसमें कैपिटल गेन जो है ना यहाँ पर अलग से दिखाएंगे 9 लाख रुपए, ठीक है। तो टोटल NTR इनकम ये बन जाएगी 29,25,600 रुपये प्लस दिस। ये टोटल NTR इनकम आपके पास। तो बिजनेस इनकम को सेपरेट दिखाना था, कैपिटल गेन को उसके बाद करना था। ये जो इसने यहाँ पर इन एडमिजिबल के अंदर ऐड बैक किया हुआ है, यहाँ पर इसको नहीं करना चाहिए था। मैं एक मिनट आपको सोल्यूशन ऐड बैक कर रहा हूँ, तो एक्सेल की वर्किंग में आपको भी शेयर कर रहा हूँ। ये एक्सेल की वर्किंग देखें, अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, चैट बॉक्स में कुछ लिखा है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब स्क्रीन नजर आ रही होगी आपको, मैंने इस वक्त शेयर नहीं की हुई थी। अच्छा, अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है आपके पास 28,09,297 रुपए, जो कि आपके पास गिवन है आपके सवाल के अंदर। अब इसमें इन एडमिजिबल एक्सपेंसेस जो है ना वो ऐड बैक करने होते हैं, ठीक है। मैंने किया ये कि मैंने टोटल फिगर ले लिया, वो ऑलरेडी आप क्वेश्चन में से देख सकते हैं कि क्या क्या ऐड बैक हो रहे हैं। अब उसने जो ऐड बैक किए हैं वो टोटल ऐड बैक किए हैं 6.6 मिलियन, 66,75,303 रुपए ऐड बैक किए हैं, जो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर एक ऐड बैक गलत शामिल है। 2 मिलियन का डोनेशन का ऐड बैक इसने गलत शामिल किया हुआ है। 9 लाख रुपए का कैपिटल गेन इसने इनएडमिजिबल में शामिल किया हुआ है, वो भी इनकरेक्ट है। 8 लाख रुपए इसने FTR के शामिल किए हुए हैं डिविडेंड के, उसको भी इस तरीके से ऐड बैक करना, इस तरीके से वो इनकरेक्ट तो नहीं है, लेकिन ये तरीकाकार कंफ्यूजिंग है। आप सिंपली ये करें कि जो बाकी इनएडमिजिबल है सिर्फ उनको करें, उनको हम टोटल करेंगे तो जवाब आएगा 29,75,303 रुपए। फिर उसके बाद उसने एडमिजिबल एक्सपेंसेस माइनस किए हुए हैं, वो ठीक माइनस किए हुए हैं, तो वो मैंने भी यहाँ पर माइनस कर दिए। इसके नतीजे में हमारे पास आती है बिजनेस इनकम।
तो ये बिजनेस इनकम आनी चाहिए थी 20,25,600 रुपए। और फिर उसके बाद कैपिटल गेन उसको सेपरेटली दिखाना चाहिए था कि कैपिटल गेन है 9 लाख रुपए का, 12 लाख का 75% कैपिटल गेन बनेगा 9 लाख रुपए, और टोटल इनकम बनेगी, एनटीआर इनकम बनेगी 29,25,600 रुपए। ठीक है, तो हमारा और उसका जो जवाब है एनटीआर इनकम का वो सेम होगा, एक्सेप्ट एक्सेप्ट वो जो 2 मिलियन की उसने एरर किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ से आप इसमें से ज़कात माइनस कर दें, जो 1 लाख रुपए की ज़कात उसने माइनस की हुई है। और फिर जो डोनेशन पेड है, अच्छा ठीक है, उसने डोनेशन पेड को इसलिए उसने, अब समझ में आ गई, उसने डोनेशन पेड को करेक्ट एड बैक किया हुआ है। डोनेशन पेड की फिगर जो है ना वो ज़्यादा है 2 मिलियन। उसने जब एंड में जाके वर्किंग की तो उसे पता लगा कि डोनेशन पेड जो है वो टैक्स 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है, इसलिए उसने एड बैक किया है। ये डोनेशन पेड का एड बैक ठीक है, डोनेशन पेड का एड बैक उसने इस वजह से नहीं किया, डोनेशन पेड का एड बैक ठीक है। अलबत्ता कैपिटल गेन और जो उसका एड बैक है डिविडेंड का, वो इस तरह से करेक्ट नहीं है, तो इसका और हमारा जवाब ये एक ही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आप ज़कात माइनस कर दें और डोनेशन अप टू 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। ये ज़कात यहाँ पर आपके पास माइनस होने के बाद यहाँ पर जो इनकम आएगी, ज़कात कितने की है, माइनस 1 लाख रुपए, और ये और इसके ऊपर वो 30% उसने कैलकुलेट की हुई है 14,47,680 रुपये, 14,47,680 रुपये। तो ये सोल्यूशन में उसके करेक्ट है। ये चीज़ मैंने नहीं नोट की थी कि उसने 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम अलग कैलकुलेट की हुई है, क्योंकि डोनेशन के ऊपर एक लिमिट है, वो अप टू 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम होती है, इसलिए उसने डोनेशन को ऐड बैक किया और नीचे जाके टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के बाद उसके 30% तक कैलकुलेट किया। ये उसने अलबत्ता यहाँ पर ये लफ्ज गलत लिख दिया था, इन कैश वाला, इसकी वजह से कंफ्यूजन हुआ कि शायद वो इस वजह से ऐड बैक कर रहा है। जी क्वेश्चन पूछे। सर हमें डोनेशन पे टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए? नहीं, वो टैक्स क्रेडिट मिलता है अगर वो सेकंड शेड्यूल वाली डोनेशन हो, तो फिर टैक्स क्रेडिट, सॉरी सेकंड शेड्यूल वाली ना हो तो फिर टैक्स क्रेडिट मिलता है। ये तो सेकंड शेड्यूल वाली डोनेशन है ना, तो ये तो एज ए स्टेट डिडक्शन अलाउ होगी। यस सर। ठीक है, तो अच्छा जी, उसके बाद तो अब आप ये देखेंगे कि इसका जो जवाब है और जो हमारा सॉल्यूशन है वो बराबर होगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ इसके जवाब के पैटर्न में और हमारे पैटर्न में थोड़ा सा फर्क ये है कि हमने बिजनेस इनकम को अलग किया है, कैपिटल गेन को अलग किया है, फिर एनटीआर इनकम मालूम की है। ये सिर्फ बुनियादी फर्क है इसके और हमारे जवाब में, और ये करेक्ट पैटर्न है। बिजनेस इनकम को अलग दिखाना और कैपिटल गेन को अलग दिखाना, ये करेक्ट पैटर्न है। मैं दोबारा अब आपके साथ उसका सोल्यूशन शेयर करता हूँ, ये वाला शेयर क्लोज करता हूँ। अच्छा जी, हम पहुंचे थे कैपिटल गेन के, उसने यहाँ पर ऐड बैक किया, फिर फाइनेंस चार्जेस और लीज मशीन। अब चूंकि आपने लीज रेंटल क्लेम करने हैं और लीज रेंटल के अंदर फाइनेंस चार्जेस भी शामिल हैं, तो इसलिए फाइनेंस, आपको याद है हमने कहा था अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और फाइनेंस, अगर वो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट हमें बताता तो फिर फाइनेंस चार्जेस हमें ऐड बैक करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर उसने लीज रेंटल की फिगर लिखी है तो लीज रेंटल्स जो है उसमें प्रिंसिपल और फाइनेंस चार्ज दोनों शामिल है, तो इसलिए हमने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और फाइनेंस चार्ज और लीज मशीनरी को ऐड बैक कर दिया और नीचे जाके लीज रेंटल को क्लेम कर लिया एज एन एक्सपेंस। फिर एमोर्टाइजेशन यहाँ पर एज एन एडमिसिबल एक्सपेंस माइनस की, हमने गेन ऑन सेल ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर्स यहाँ पर माइनस किया, टैक्स डेप्रिसिएशन जैसे सवाल में गिवन थी वो हमने माइनस की। फिर हमने वेयर हाउस के ऊपर 1,04,000 की टैक्स डेप्रिसिएशन क्लेम की। अब वो कैसे क्लेम हो रही है वेयर हाउस के ऊपर, उसके लिए उसने अलग वर्किंग की है। वेयर हाउस के ऊपर 10,40,000 रुपए का उसने बताया कि जी वेयर हाउस बना था,
उसके ऊपर 10% का रेट डेप्रिसिएशन का। ये रेट आपके पास एग्जाम में गिवन होगा। वैसे भी आप याद कर सकते हैं कि 3 रेट है, बिल्डिंग के ऊपर 10% है, अपना बाकी ये कंप्यूटर एसेसरीज पर 30% है, और बाकी सारों के ऊपर 10% है। मरियम ने लिखा है सर जो क्वेश्चन ईमेल किया था वो भी सॉल्व करवा दें। हाँ जी, वो भी सॉल्व करवा देते हैं। ईमेल आपने कब किया था? मैं चेक करता हूँ ईमेल में अगर मेरे पास आया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद ये डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन आ गई। उसके बाद लीज रेंटल पेड 2,70,000 रुपए का डिविडेंड इनकम यहाँ से एडमिसिबल एक्सपेंस के तौर पर माइनस कर दी। फिर लीज मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन। अच्छा, लीज मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी? आपके याद है क्वेश्चन में गिवन था, उसने कहा कि जनाब आपने ₹1,00,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो कन्वर्ट दे के तो या उसको रेजिडुअल वैल्यू में कन्वर्ट करवा के लीज मशीनरी ले ली। इसका मतलब है जब आपने लीज मशीनरी ले ली तो अब वो आपके पास एडिशन इन फिक्स्ड एसेट्स आ गया। कितने का आ गया? ₹1,00,000 का। तो जब आपको याद है हमने पढ़ा था कि जिस साल में आप कोई एसेट एक्वायर करते हैं उसमें पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होती है ईयर ऑफ एक्विजिशन में। हालांकि ये 30 जून 2020 में ट्रांसफर हुई है कि साल के आखिरी दिन पे, लेकिन फिर भी इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। एसेट की कॉस्ट कितनी बन जाएगी? जितने की वो लीज मशीनरी एक्वायर की है, यानी ₹1,00,000 जो आपके क्वेश्चन में गिवन थे, उसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन के रेट के हिसाब से ₹15,000 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी। टोटल इनकम फॉर द ईयर आ गई। डिविडेंड इनकम यहाँ पे फिर उसने अलग से माइनस की है, जो मैंने तरीकाकार बताया उसमें आपको अलग से माइनस करने की जरूरत नहीं है। फिर ज़कात माइनस करके और डोनेशन जो 15% अप टू 30% आप माइनस करके जवाब आएगा आपके पास टैक्सेबल इनकम अंडर NTR। तो उसके ऊपर आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आप बिजनेस इनकम के रेट लगाएंगे और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद आपके पास टैक्स लायबिलिटी NTR की सेपरेट आ जाएगी और FTR की सेपरेट टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। इसमें से जो आपने एडवांस टैक्स पे किए हुए हैं, एडवांस टैक्स इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया हुआ है, एडवांस टैक्स आपने क्वेश्चन के अंदर गिवन था वो पे किया हुआ है, डिविडेंड के ऊपर आपने जो टैक्स पे किया हुआ है, क्योंकि डिविडेंड आपकी सेपरेट टैक्स लायबिलिटी के तौर पर अब आपने यहाँ पे कैलकुलेट की ना सेपरेट टैक्स लायबिलिटी। तो इसका जितना टैक्स एट सोर्स डिडक्टेड हुआ हुआ था, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि डिविडेंड आपको नेट ऑफ टैक्स मिला है, तो इसका मतलब है डिविडेंड पर जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है वो ऑलरेडी डिडक्टेड है, तो उसको भी यहाँ से माइनस कर देंगे। तो जो नेट आएगा आपके पास बैलेंस टैक्सेबल या रिफंडेबल की फिगर आ जाएगी। इस क्वेश्चन को अब आपने अपने पास सॉल्व करना है घर में, और फिर देखें कि आपको ये सॉल्यूशन करते हुए कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन बैंक पे वापस जाता हूँ। तो क्वेश्चन बैंक में एक ये है, ये जो कैपिटल गेन्स वाला है 32, इसके क्वेश्चन को और इसके सोल्यूशन को आपने देखना है कि ये जो गेन लॉस आ रहा है इसकी क्या ट्रीटमेंट्स है। आपके पास अक्सर एग्जाम में ये छोटे छोटे से सवाल है, कैपिटल गेन के 2 सवाल ये गिवन है, लेकिन इन दोनों सवालों को आपने घर में सॉल्व करना है, और इनको अगर कोई सोल्यूशन समझ में ना आए तो मुझसे डिस्कस करना है। ये अक्सर कैपिटल गेन के ऊपर छोटा छोटा इसी तरह से 5-7 नंबर का सवाल आपके पास एग्जाम में आ जाता है। अच्छा जी, एक ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर जैसे हमने 31 किया है इसी तरह से 35 है, और इसमें इसकी 2 इनकम है, एक बिजनेस इनकम भी है और एक सैलरी इनकम भी है। इस सवाल को आप कोशिश करें कि घर पे सॉल्व करें, और फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन पूछूंगा आपसे इस सवाल के बारे में। और अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो ये सवाल इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और भी इसके अंदर सवाल गिवन है वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लासेस में कोशिश करेंगे कुछ और सवाल भी आपके डिस्कस कर लें। एक आपने मरियम का आपने कहा कि आपने ईमेल पर कोई क्वेश्चन भेजा हुआ है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद 37, 35 और 37, 38, 39, 40, ये 40 के बाद 43 भी है आपके, ये भी कोर्स का हिस्सा है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है 44।
फिर ये एओपी के क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। जो मुश्किल चीजें होंगी उन सबको डिस्कस कर लेंगे। तो किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें। किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है? ओके, तो आज का हमारा टाइम मुकम्मल हो गया। कल इंशाल्लाह ताला फिर हम क्लास में मजीद क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और जैसे मैंने क्लास के शुरू में उन्होंने कहा था कि आप सॉल्व करवा दें एक्सेल के ऊपर, तो अगर मैं सॉल्व करूंगा तो अगेन देखिए हमें सिर्फ डिस्कशन करते हुए पूरा टाइम गुजर गया इस क्लास का इस सवाल के ऊपर। तो अगर मैं सॉल्व करूंगा तो फिर हमारे पास एक क्वेश्चन भी सॉल्व क्लास में करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि क्वेश्चन को सॉल्व आप लोग खुद करें, और इसके जो डिफिकल्ट कंसेप्ट्स हैं वो मैं क्लास में इंशाल्लाह ताला आप लोगों को एक्सप्लेन करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।